जेपीएससी 2021 का एग्ज़ाम हमारे अब लगभग सर पे ही है। ये एग्ज़ाम 2 मई को होने वाला था, लेकिन अब ये 12 सितंबर को नया डेट निकाला गया है। इसीलिए आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ये आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 2003 का है। ये जेपीएससी प्रीलिम्स 2003 पेपर 1 है। ठीक है, ये सेट 1 है। इसको हम देख लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे और उसका जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन काफ़ी लगभग 10-12 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दूसरी बात कि ये हमें आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सब एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है, एक अपना स्ट्रैटेजी होता है क्वेश्चन पूछने का, एक अपना तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का हमारे 2 ही चीज़ होता है इन्फॉर्मेशन, एक तो होता है सिलेबस, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं और सिलेबस भी लगभग डिफरेंट होता है। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2003 का देखेंगे, उसके बाद ऐसे करके लास्ट 2016 तक का पूरा 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो है ये डिटेल में हम लोग देखेंगे 2003 का क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है। इसका ऑप्शन 1 है, इसकी अध्यक्षता इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये सही है। ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। ये भी सही है। इसका प्रावधान संविधान में है। ये गलत है दोस्तों। चौथा देखते हैं, कृष्ण चंद्र पंत अभी उसके उपाध्यक्ष हैं। ये तब के समय में कृष्ण पंत जो थे तब के समय में थे, उपाध्यक्ष थे, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, इसको अभी ख़त्म कर दिया गया है। इसके जगह पे अभी नीति आयोग ले आया है। तो इसके साथ ही नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आ गया है। 2014 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, जो मोदी सरकार आने के बाद ये नीति आयोग को लाने का प्रस्ताव रखा था, फिर 1 जनवरी 2015 में इसका ले आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था, नीति आयोग का भी होता है। इसका ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, संविधान में कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें इनका मेंशन हो, इसलिए ये 3 जो है ये गलत होगा। ठीक है, नीति आयोग भी सेम है। नीति आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं है, एक कानून के तरफ पे बनाया गया है। ठीक है, लेकिन वो भी संसद का कानून का नहीं है, गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में कौन सी है? ये है संथाल। ठीक, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, तथा दूसरे स्थान पर उड़ांव तथा तीसरे स्थान पर मुंडा है। जनजातियों का क्रम प्रतिशत में अगर देखें, संथाल का है 35.46%, उड़ांव का है 18.14%, मुंडा का है 12.16%, हो का है 7.62%। झारखंड में जनजातियों की संख्या प्रतिशत की कुल जनसंख्या का 28% है, और तथा कुल 32 जनजातियाँ हैं। टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 28% है, ये मतलब जनजातियों का है। ये मतलब आदिवासी जनजातियों जितना भी है उन लोगों का है। इनमें सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट नंबर पे संथाल है, दूसरे नंबर पे उड़ांव है, तीसरे नंबर पे मुंडा है, चौथे नंबर पे हो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि झारखंड ट्राइबल के लिए और जितना भी है एसटीज़ के लिए या जनजातियों के लिए बहुत फेमस है, और एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है संताल। इसका आंसर होगा मुंडा। ठीक है, मुंडा जो है ये झारखंड छोड़कर कहीं और नहीं पाई जाती है। अब इनके बारे में जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। मुंडा जनजाति रांची और सिंहभूम जिले में निवास करती है। इस जनजाति का अस्तित्व सिर्फ झारखंड से ही है।
और झारखंड में संथाल जाति की संख्या सर्वाधिक है। हो जनजाति संथाल परगना के सिंहभूम जिले में निवास करती है। खरिया जनजाति भी है यहाँ पे, ये गुमला सिंहभूम में निवास करती है। तथा बिराजिया जनजाति भी है, ये लोहरदग्गा में रहती है। जैसे लोहरदग्गा में भी है, गुमला में है, रांची में है तथा पलामू के जिले के निवास करती है। झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ये 28% है। एक एक चीज़ हम आपको याद करा देंगे दोस्तों, ऐसे बार बार रिपीट करते करते, ताकि आपको भी आसान हो। एग्ज़ाम में अलग से कोई बुक या कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेगी। लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन है हम सब आपको बता रहे हैं, इसीलिए हर क्वेश्चन में अगर जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन आएगा उसको बार बार रिपीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको भी माइंड में ये अच्छा से बैठ जाए। ठीक है, टोटल परसेंट जो पॉपुलेशन है उसका 28% जो है जनजातियाँ हैं। ठीक है, और कुल कितना है? कुल 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8-10 जो है ये आदिम है। आदिम मतलब प्रीमिटिव, मतलब बहुत पुराना से पहले, मतलब प्री हिस्टोरिक से आते हैं उन लोग। ठीक है, जनजातियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप कभी कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। इसी तरह क्वेश्चन आप झारखंड के पेपर 1 में मोस्टली कम से कम 20-22 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो इजी है, जो हर किसी को आता है। सो ये 20-22 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये 20-22 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको फिर उसका कंपेंसेशन कहीं और देना पड़ेगा। हार्ड क्वेश्चन है वो सबके लिए हार्ड होता है, पर इजी जो है वो आपको सब तो करता ही है। अगर वो छोड़ दे रहे हैं तो हार्ड में भी आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राज्य की संचित निधि पर होता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पे होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 202 के खंड 3 के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और जबकि राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां मतलब वेतन जो होता है वो और भत्ते तथा उसके पद पे संबंधित अन्य व्यय प्रत्येक राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, आपातकालीन की घटनाओं में निपटने के लिए अनुच्छेद 267 क्लॉज 2 राज्य के कंटिजेंसी फंड बनाया गया है। ठीक है, ये जो कंटिजेंसी था, कभी आपदा आ जाता है कुछ होता है, उसके लिए कंटिजेंसी 267 के तहत बनाया गया है। इसमें से एक हमें इंफॉर्मेशन और मिल गया है कि अगर क्वेश्चन में आंसर रहता है कि बताइए से कंटिजेंसी जो है ये आपातकालीन जो फंड बनाया गया वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, वो है 267 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये चेंज हो गया है, तो ये अभी आपका ये पुराना जो है आपको ये ज़रूरी नहीं है। जो अपडेट है ये हमने सब करंट अफेयर सीरीज़ में हमने पूरा कर दिया है और सबको भी पता ही है, तो इसको स्किप कर देते हैं। जो पुराना है आउटडेटेड उसको स्किप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? अब्रक को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको अब्रक को स्थानीय भाषा में रूबी कहते हैं। ठीक है, रूबी वैरायटी अब्रक उत्पादन भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये झारखंड। अब्रक ताप सुचालक तथा विद्युत का निरोधक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल्स, सीमेंट तथा उर्वरक उद्योगों में होता है। माइका का प्रयोग खाली स्थान भरने के लिए होता है तथा ये भ्रषण बचाने के लिए भी होता है। ये एक गैर आधिकारिक धात्विक खनिज है। ठीक है, सॉरी, गैर धात्विक खनिज है। ठीक है, नॉन मेटल है। समझ गए दोस्तों, ये झारखंड में रूबी से नाम जाता है और झारखंड जो है इसका माइका का उत्पादन करने वाला मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी है, ये बीमारी क्या है? क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, निकट दृष्टि दोष, वर्ण अंधता, दूरदृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, बहुत आसान है, ये दूरदृष्टि दोष से है। इसको कहता है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष के कारण आंखों के दूर की वस्तु को देख सकता है, मतलब दूर की दृष्टि है परंतु समस्या निकट है।
परंतु समझते निकट देखने में होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, सब सोचते हैं दूर दृष्टि दोष मतलब क्या, दूर की चीज़ दिखेगी नहीं, लेकिन इसमें उल्टा होता है दोस्तों। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की चीज़ ठीक दिख रही है, पर निकट का जो है वस्तु या कुछ भी है उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है। अब नज़दीक के लिए वस्तु का उसको जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, इसलिए नज़दीक की वस्तु जो होता है नहीं दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा होता है। देखिए इसमें एक और ऑप्शन आपको आ गया है कि जैसे मान लीजिए कि उत्तल, इसको दूर करने के लिए अब इसमें आ जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपका आएगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस आएगा। क्यों आपको ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी में मेंशन किया होगा, आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे इसके लिए अलग सा मेंशन किया गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ये पूरनमल ने किया था, ठीक है, पूरनमल ने किया था। इसका है देवघर के स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों देवघर का जो स्थित जो मंदिर है, ये शिव मंदिर है, इसका निर्माण राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था, ठीक है। देवघर शक्तिपीठ भी है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस ज्योतिर्लिंगों का बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, इनका नाम, यहाँ मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, काफ़ी लोग आते भी हैं सावन में, यहाँ पे मोस्टली लोग जल ढालने के लिए आते हैं। एक अलग धारणा के अनुसार शिव मंदिर का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। तो इसमें कुछ थोड़ा मतभेद है, किसने बनवाया था किसने। एक अनुसार ये शिल्पी विश्वकर्मा, देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा भी किया गया था, और दूसरा जो है पूरनमल से भी किया गया था, ठीक है। अब ये पूरनमल कौन था? ये पूरनमल आमेर का शासक 1527 से 34 तक था, जबकि फनी मुकुट राय झारखंड के प्रारंभिक राजाओं में गिने जाते हैं, तथा राजा रुद्र प्रताप सिंह 1501 से 31 तक बुंदेलखंड के ओरछा राज्य का पहला शासक माना जाता है। इनसे ही ओरछा फोर्ट का निर्माण बेतवा नदी पर करवाया था। ये राजा बाबर का कालीन का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आता है क्वेश्चन से वो सब मैं बता दे रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए इसके आसपास कभी, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। WHO का वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए इसको अभी कर देते हैं चेंज, क्योंकि 2003 में कोई और था, 2021 में कोई और है, इसलिए इस सबको अभी हम नहीं लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये विश्व कप 3 का सबसे, ये भी जो है ये करंट अफेयर्स का तब आएगा, इसलिए अभी हम इसको भी स्किप करेंगे। अगला है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका क्या है कि पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा है आर्यों का आक्रमण, तीसरा है प्रशासनिक संरचना का अभाव। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है सब की सब माना जाता है, क्योंकि इसका एक सटीक और ये कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो इनके पास सब हिस्टोरियन अलग अलग धारणा लगाते हैं कि इससे हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है चारों के चार ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तानसेन किसके दरबार में थे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा इसको। तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन है। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? ये भी बहुत ही आसान है। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान जो थी वो रजिया थी, सुल्तान रजिया जो सुल्तान का, इसका जो शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, ठीक है। और ये रजिया के काल से ही
राजतंत्र तथा तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। और ये रजिया का जो ये विरोध तुर्क अमीरों ने किया, परंतु दिल्ली का जनता का सहयोग से रजिया सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने में सफल रही। लेकिन जो है ये रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और पुरुषों का समान, मतलब समानता, एकदम इक्वालिटी होता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे तब। तो इसके कारण उनका है जो धर्मगुरु हुआ करते थे, ये जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, उनके लिए इनका मतभेद हो गया था। फिर बाद में इनको वहाँ से हटा दिया गया, राजगद्दी से हटा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म का संरक्षक था? इसका आंसर होगा मुख्य रूप से इसका ए होगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का था। ठीक है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। हर्षवर्धन का काल कब से था? 606 से 647। धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था। उसने हिंदू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों को राजश्रय दिया था। हर्ष को व्यक्तिगत धर्म के विषय में जानकारी बाण भट्ट के हर्षचरित्र और ह्वेनसांग के विवरण से स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इसका आंसर जो होगा ये होगा लाहौर अधिवेशन। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका है कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब था? ये 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में प्रथम बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये लाहौर में किया गया था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमको 3 और इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और एक इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि अधिवेशन से प्रथम बार 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, मुगलों में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अकबर ने की थी, सभी जानते हैं अगर तैयारी थोड़ा सा किए होंगे तो। लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड। ये मुगलों के मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर ने किया था। इस शासन के 41वें वर्ष के, अर्थात मतलब अपने शासन के 41वें वर्ष जब आए थे, मतलब 1595 से लेकर 1596 में लागू किया था। अकबर की मनसबदारी की प्रथा मंगोलों की सैनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, किंतु प्रेरणा भले ही मंगोल पद्धति से मिली हो, परंतु अकबर ने अपनी प्रतिभा के अनुकूल इसे एक मौलिक पद्धति बना दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत अमीर वर्ग, सेना तथा सिविल अधिकारी तीनों का एकीकरण किया गया था। प्रत्येक मनसबदार का अंक 2 अंकों का व्यक्त होता था। जैसे प्रथम अंक जाट रैंक तथा द्वितीय अंक सवार रैंक का बोधक होता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्ञानी शासक कौन था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, वो उनका पॉलिसी जो था ये बहुत घटिया पॉलिसी ले आए थे। गोल्ड और सिल्वर का जो कॉइन था उसको बंद करके उन्होंने कॉपर का ले आया था। लेकिन ये बहुत ही ज्ञानी माना जाता था क्योंकि वो उस टाइम को टोकन मनी चलाने का सोचे थे। जैसे आज हम चलाते हैं, आज हमारा नोट जो है, इनका नोट का 2000 नोट का वैल्यू 2000 नहीं है, क्योंकि ये एक एज ए टोकन से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये उसमें लिखा हुआ रहता है, सरकार उसको गारंटी देती है कि 2000 का वैल्यू पे किया जाए। ये उस टाइम सोच लिया था, लेकिन एक कारण ये था कि वो फेल हो गया कि सबसे पहले उसमें रेगुलेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, उसका नकली सिक्के लोग बनाने लगे थे। इसीलिए इसका आंसर होगा सबसे ज्ञानी शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी एवं फारसी का महान विद्वान होने के साथ साथ अन्य विज्ञान की विविधताओं जैसे दर्शन शास्त्र, गणित,
खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान एवं तर्कशास्त्र का भी पारंगत था, परंतु अत्यधिक उर्वरक मस्तिष्क एवं प्रगतिशील कदम उसे तत्कालीन समय में अंतर्विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये अपने टाइम से बहुत आगे का सोच लिए थे, बहुत फ्यूचरिस्टिक थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बोधिसत्व किसे कहा गया है? ये एंशंट से है, ये बौद्धिक धर्म से है। इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को कहा गया। बोधिसत्व गौतम बुद्ध को कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति का उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। ठीक है, बोधिसत्व कहा जाता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, थेरेवाद किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा थेरेवाद जो है ये बौद्ध से संबंध है। थेरेवाद बौद्ध धर्म के संबंधित है। ये क्या है, इन्हीं का जो अलग अलग उसमें बट गया था बौद्ध धर्म, तो उनके में से एक माना जाता है ये बहुत पुराना, जो उसको थेरेवाद माना जाता है। ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान, मतलब थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, उसमें जो ये मोगलीपुत्र तिस्सज द्वारा रचित अभिधम्मा पिटका जो है वो थेरावाद के नाम से भी जाना जाता है, में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुनियों को गाथाओं का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन समाप्त करने की घोषणा किस तिथि को की थी? इसका आंसर होगा जून 1948 को की थी। ठीक है, ब्रिटेन में जो श्रमिक दल जो थे, ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे, ये क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने वो हाउस ऑफ कॉमन्स में फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेबल ने अपने वायसरॉय के पद के अंतिम दिनों के लिए एक ब्रेकडाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का पूर्ण रूप से सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत आसान है, इसका आंसर होगा पूना में था। ठीक है, पेशवा बाजीराव वन ने मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा से नए शहर पुणे में कब किया था? 1728 में। ये याद रखिएगा, किसने किया था? ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि मराठा ने जो पेशवाओं की जो राजधानी थी वो सतारा से नए शहर पुणे में लाया था, किसने किया था ये? तो इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव वन। ठीक है, कब किया था? 1728 में किया था। उसके बाद 1750 ईस्वी में जो संगोला संधि के उपरांत मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था तथा मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 22, अशोक की धम्म नीति का अर्थ क्या है? इनका अर्थ क्या है? अहिंसा, दया, दान, ये उपरोक्त में से सभी है। अशोक का जो धम्म है ये वस्तुतः धर्म का प्राकृत रूप था। धम्म जो है प्राकृत भाषा में ये धर्म को धम्म कहा जाता था। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों का संहिता प्रस्तुत की उसे उसका अभिलेख धम्म कहा गया है। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह है सुत्तवाद से ली गई है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है: विश्व कल्याण, पाप से निवृत्ति, दयादान, अहिंसा, सत्य एवं कर्म शुद्धि के धम्म। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन और ये धम्म से जो आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला नहीं बनाते हैं? अब ये देखिए, जिसको फूड चेन कहते हैं वो नहीं बनाते। ठीक है, कौन सा है? घास, बकरी, मनुष्य, पहला हो गया। दूसरा है घास, मेमना, बाघ। तीसरा है फूल, मधुमक्खी, मनुष्य।
चौथा है सांप, मोर, आदमी। अब इसका जो आंसर होगा ये नहीं बनाते हैं, फूल, मधुमक्खी, मनुष्य नहीं बनाती है, वरना और सभी जो है ये आहार श्रृंखला, इसका फूड चेन कहते हैं, ये फूड चेन बनाती है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें थोड़ा जानकारी ये ले लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार से जीवधारियों का वो क्रम है, जिसमें जीवधारी भोज्य व भज्जक के रूप में संबंध होते हैं, मतलब एक जिसको जो खाता है और जिसको खाया जाता है, ठीक है। और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ठीक। अब ये देखिए, अब उसमें अलग अलग आता है कि प्राथमिक उत्पाद होता है जो आता है, फिर उसके बाद जो उसके आगे जो है प्राथमिक जो है जो खुद से बनाते हैं, फिर अपना प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता का और अपघटनकर्ता भी होते हैं, ठीक है। तो ये आहार श्रृंखला जो है जैसे करते हैं, ये घास बकरी मनुष्य बनाते हैं, घास मेमना बाघ बनाते हैं, तो सांप मोर आदमी भी बनाते हैं, आदि श्रृंखला में शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है 3 जो है फूल, मधुमक्खी, मनुष्य, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में पाइका क्या है? ये पाइका क्या है? ये पाइका जो है झारखंड में ये एक नृत्य है। पाइका झारखंड के बोकारो व धनबाद जिले तथा उड़ीसा के उत्तरी जिले में ये एक नृत्य सैनिक पोशाक में किया जाता है, सैनिक पोशाक है, जिसको मार्शल आर्ट डांस कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इस तरह होता है। ये पाइका का मतलब होता है अखाड़ा, एक अखाड़ा में होता है जिसमें एक लगा रहता है, अखाड़ा में कई बार देखे होंगे आप, कुश्ती वगैरह होता है, पहलवानी भी करते हैं लोग। तो ऐसे ये ऐसा नृत्य है जैसे कर्मा, छाव, पाइका, नचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, इस तरह का नृत्य होता है, ठीक है। इसमें लोग क्या होता है, दस्ताने, ढाल, तलवार आदि, छड़ी व अन्य हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं तथा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये एक तरह का युद्ध अभ्यास का नृत्य है, ठीक है, मार्शल आर्ट डांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये है करंट अफेयर से है। तो ये राष्ट्रीय आय की आंकड़ों का संकलन कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर होगा ये CSO करती है, ठीक है। CSO भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक ताप अवरोध खनिज कौन सा है? सर्वाधिक ताप अवरोध खनिज है, इसका होगा ये होगा फायर क्ले होगा। फायर क्ले जो है दोस्तों इसमें जो स्पेस नहीं दिया, हालांकि इसमें स्पेस होगा, फायर और अलग से होता है क्ले, तो फायर और क्ले के बीच में जो होता है गैप होता है, स्पेस होता है, ये दिया नहीं है लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा फायर क्ले। फायर क्ले सर्वाधिक ताप अवरोध खनिज है। इसका प्रयोग सिरामिक्स, विशेषकर अग्निशा ईंटों के निर्माण में प्रस्तुत फैक्ट्री क्लेज में होता है। उच्च ग्रेड फायर क्ले 1775 डिग्री तक का ताप का सहन कर सकती है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे पूछे जाते हैं झारखंड में, इसलिए आपको इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है पास्कल सिद्धांत, दूसरा है बर्नौली थ्योरम, तीसरा है आर्किमिडीज सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पास्कल सिद्धांत में काम करता है। पास्कल का नियम के अनुसार क्या होता है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, ठीक है। और बता दें जैसे इंफॉर्मेशन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो वो द्रव्य का अंदर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव्य को विस्थापित करके स्वयं को उसका स्थान ले लेती है, इसको कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसे लोहे का जहाज पानी में तैरता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया उसके समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब बंदूक की गोली छोड़ती है तो उसे हम पीछे की ओर धक्का लगता है, इसी तरह। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पे काम करती है? ये जो करती है ये पास्कल सिद्धांत पे काम करती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देख लिया हमने। अब है क्वेश्चन नंबर 28। पॉटजोल क्या है? पॉटजोल एक टर्म है, ये क्या है? ये है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। लाल मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, या शंकुधारी वन की मिट्टी है, या पतझड़ वन की मिट्टी है। इसका आंसर जो होगा ये एक शंकुधारी वन की मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 3। पॉटजोल मिट्टी शीतोष्ण कटिबंध के कोनधारी वनों में पाई जाती है। ये मिट्टी क्षारीय होती है, मतलब ये बेसिक होता है, इसमें बेस होता है, तथा उर्वरता भी कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जो है बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो होती है, जिसके कारण ये क्षारीय होता है। इसका उर्वरकता जो है ये बहुत कम होता है, फर्टिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये कम होता है। इसका आंशिक अम्ल मिट्टी जो है उसका है, आंशिक अम्ल मिट्टी जो है उसका होता है पीएच वैल्यू 6.5, सर्वाधिक उर्वर होती है। ऐसी मिट्टी भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। ये आंशिक अम्लीय मिट्टी की बात कर रही है। पॉटजोल का जो था ये वहाँ पाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ये आइस फ्लो होता है, स्नो फ्लो जिसको कहते हैं, वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कॉर्क किस पेड़ की छाल से होता है? ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसका होगा क्या है ऑप्शन, यूक्लिप्टस, ये भी नहीं है, डालवर्जिया, ये भी नहीं है, कार्क वृक्ष, ऐसा होता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। कार्क जो है ये ओक नामक वृक्ष होता है, ओक ट्री होता है, इसको ओक कहते हैं, ओ ए के ओक कहते हैं, उससे होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्वेंकस सुबर है, सुबर। ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम यूरोपीय एवं उत्तर पश्चिम अफ्रीका देशों में पाया जाता है। इसका उपयोग शराब की बोतल के ढक्कन में तथा कॉर्क फ्लोरिंग में किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। ये देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको एप्टीट्यूड या मैथ्स या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है? ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति जो है ये वायु के लगभग बराबर होती है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, जिसे हम सी से कहते हैं, जैसे सी कहते हैं, सी से भी इसको डिनोट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये बॉन्डिंग जो है ये केमिकल प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जबकि बॉन्डिंग जो क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया एक फिजिकल है, फिजिकल फिनोमेनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। छापा खाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही कौन सी है? जो है प्रेस में होता है, इस सब में जो स्याही करते हैं, इंक का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी होती है, वो इंक कौन सी है? ये ऑप्शन है इसका, एसिटिलीन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है बेंजीन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो होगा ये मीथेन किया जाता है। छपाई खाने में प्रयोग की जाने वाली काली स्याही जो है मीथेन की अपघटन में प्राप्त होती है। ठीक है, मीथेन का केमिकल क्या होता है, फॉर्म CH4 होता है। जब ये मीथेन को जब 100 डिग्री तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है, जिसका उपयोग ये छपाई के स्याही में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए, झारखंड के अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? इसका आंसर होगा, ज़्यादातर जो ट्राइबल्स आते हैं ये प्रोटो अस्ट्रोलॉइड में होता है। ठीक है, तो झारखंड का अधिकतर जनजातियां जैसे हो गए संथाल, मुंडा, उड़ाव, खोंड, खड़िया, भूमिज, हो, ये सब जितना भी है ये सब प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
35 निम्नलिखित में फ्री ट्रेड जोन कौन सा है? ये फ्री ट्रेड जोन कौन सा है? ये है कांडला है, क्योंकि कांडला आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जितना भी पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है कांडला, जो विदेश से जितना भी आता है सबसे बड़ा माना जाता है कांडला। ये कांडला जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये फ्री ट्रेड जोन के विशेष रूप से तैयार किए गया एक क्षेत्र है जो कांडला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पॉलिटी से है ये क्वेश्चन। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका आंसर होगा BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, लेज़र का विस्तारित रूप क्या है? लेज़र का विस्तारित रूप क्या है? ये बहुत ही ईजी है, ये होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। को ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? ये लिम्फोसाइटस बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है? लिम्फोसाइटस। ये देखिए जो होता है रुधिर में, जो प्लाज्मा में लिम्फोसाइटस द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये छोटे श्वेत रुधिराणु जो होते हैं, परंतु इनका केंद्रक बड़ा एवं गोल होता है, तो ये बनाते हैं लिम्फोसाइटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रम में लगाएं। मतलब ये क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। ये देख लेते हैं। वेबल प्लान है, उसके बाद CR फॉर्मूला है, उसके बाद कैबिनेट मिशन है, गांधी जिन्ना वार्ता है। इसका ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। दो ऑप्शन होगा। सबसे पहले CR फॉर्मूला आया। CR फॉर्मूला कब आया? 10 जुलाई 1944 में आया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता हुआ। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ? उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता जो है ये आपका उनको 1944 में हुआ था, सितंबर में हुआ था इनको, क्योंकि पाकिस्तान को बंटवारे के लेकर के गांधी जी के ये बात हुए थे। थर्ड जो है ये वेबल प्लान है। वेबल प्लान जो है ये 14 जून 1945 को आया था। उसके बाद जो है सबसे लास्ट जो है ये है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 में आया था, तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। पहला है CR फॉर्मूला, दूसरा में है गांधी जिन्ना वार्ता, तीसरा में है वेबल प्लान, चौथा में है कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैरवार आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आंदोलन 1874 ईस्वी से लेकर के 1942 तक चलने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था तथा अपने आप को संथाल लोगों का, संथाल परगना का भगवान घोषित कर दिया था। यह आंदोलन में क्या हुआ था? यह आंदोलन भी संथाल विद्रोह की तरह ही थी, ठीक है। अब ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड का जो है ये विद्रोह से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41, भारत द्वारा निर्मित पायलट रहित युद्धक विमान कौन सा है? इसका आंसर होगा लक्ष्य। लेकिन दोस्तों ये अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। 2003 के बाद अब नए काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन अभी आप स्किप कर सकते हैं। अब जो डिफेंस रिलेटेड नया जो इन्वेंशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो हम करेंट अफेयर सीरीज में उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल किस देश के सहयोग से बनी है? ये बहुत आसान है, आए दिन आता रहता है न्यूज़ में, आप अगर देखे होंगे तो इसका आंसर होगा रूस, ठीक है। रूस के द्वारा ब्राह्मोस मिसाइल बनाई गई है। रूस के साथ रूस और भारत मिल करके ये ब्राह्मोस मिसाइल बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित नदियों में से कौन एस्च्यूरी नहीं बनाती है? एस्च्यूरी मतलब जो एक होता है आप डेल्टा होता है, एक एस्च्यूरी होता है, तो एस्च्यूरी जो है कौन नहीं बनाती है? इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा है, दूसरा माही है, तीसरा लूनी है, चौथा महानदी है। तो इसका जो है ये महानदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है। महानदी एस्च्यूरी मतलब इसका विपरीत जो है ये डेल्टा बनाती है, ठीक है।
महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है क्योंकि ये डेल्टा बनाती है इधर। बाकी सब जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है, जो इधर पश्चिम की ओर बहती है, ये सब एस्चुरीज मोस्टली बनाती है, और जो इधर पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? एस्चुरी का मतलब होता है कि नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि सीधा समुद्र में मिल जाती है। भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ जो एस्चुरी बनाती है, जैसे यहाँ दिया हुआ नर्मदा है, उसके बाद ताप्ती है, साबरमती है, माही है तथा मांडवी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? ये बहुत ही आसान है, इस गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम का स्थान कौन सा है? नर्मदा का उद्गम का स्थान कौन सा है? ये इसका ऑप्शन होगा अमरकंटक। क्या है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक जो है, ये दोनों का सीमा पे है, वहाँ से ये नर्मदा का उद्गम होता है। ठीक है, ये नर्मदा की लंबाई लगभग कितना है? 1312 किलोमीटर है। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्प होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन छूटने चाहिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? ये जो है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि जो था वो तब करंट में था, क्योंकि 2002 से 2007 था। अब ये क्वेश्चन शायद ना ही पूछे, और पंचवर्षीय योजना का अब नहीं पूछें क्योंकि अब ख़त्म कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन के साथ प्लानिंग कमीशन को अब हटा दिया गया, नीति आयोग लाया, तो इसके बाद जो है उसका पंचवर्षीय योजना भी ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वो है दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये जो है रिलेटेड स्टेट जो है ज्योग्राफी है, ये झारखंड का ज्योग्राफी में अब आ गया। इसमें देखिए पहले हिजला मेला है, ये तो कल्चरल हो सकता है, उसके बाद नदी किस नदी पे लगता है, ये ज्योग्राफी हो गया। तो ये दोनों का मिक्स करके, इसलिए स्टेट का थोड़ा स्पेसिफिक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने पे हमको आइडिया मिलता है कि हमें किस किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें झारखंड में जितना भी नदी है उसके आसपास जो फेमस तीर्थ स्थल है, ये सब का भी हमें जानकारी लेना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात कर लेते हैं कि झारखंड में जो हिजला मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो है ये होगा मयूराक्षी नदी है। ठीक है, ये मयूराक्षी हिजला मेला जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ये दुमका में लगता है। ठीक है, ये दुमका जो है झारखंड का उप राजधानी भी माना जाता है। ये दुमका में मेला में लगता है, इसमें मयूराक्षी नदी के किनारे ये लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? अगेन ये दोस्तों ये तब के टाइम पे जो करेंट अफेयर्स में रहा होगा, ये जो ज़्यादा इसका जानकारी लेना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कई सारे स्कीम्स आ चुकी है, नया नया योजना आ चुके हैं, इसका स्किप करने में ही फ़ायदा है। वरना इसका जो आंसर होगा ये 7वीं इसमें पंचवर्षीय योजना में होगा। ठीक है, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना जब तब लागू था, 2002 से लेकर 2007 में था। ये 2003 का क्वेश्चन है, इसलिए ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? ये बहुत ही आसान है, झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा बनाने से इनकार कर दिया है? ये तब करंट में रहा होगा। इसका जो आंसर है ये होगा इसका होगा ब्रिटेन हो गया। ठीक है, हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किसने किया दिया? ब्रिटेन ने मना कर दी यूरो, क्योंकि अब तो तब न्यूज़ में रहा होगा, लेकिन अब तो ऐसा होगा कि ब्रेग्जिट में आ गया है, और ब्रेग्जिट आने के बाद बहुत सारे नए चेंजेस आ गए, वो करंट अफेयर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अभी एज ऑफ नाउ स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 इसका है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से जीता था? किसे जीता था? इसका होगा आदिल शाह से जीता था। ठीक है, ये आदिल शाह से जीता था। कब जीता था? इसका होगा यूसुफ आदिल शाह से कब जीता था? ये 1510 में जीता था। ठीक है, ये जो उनका जो गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का, उसको अल्बुकर्क जो हुआ था, उसने 1510 में इसमें आदिल शाह से इसको जीत लिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष होगा ये
इसका है एनी बेसेंट। अगर प्रथम महिला, अगर ऐसे भी पूछ दे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है, तब भी एनी बेसेंट होगा, प्रथम महिला। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछते तब वो होगा सरोजिनी नायडू होगा। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला बोले तो सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला बोले तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बोले तब भी एनी बेसेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए कि भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है ये जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल थे। उसके बाद जिन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब लेकिन इसमें क्या है, जॉर्ज यूल इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने एनी बेसेंट ही कहा है। अब एनी बेसेंट की क्या है कि एनी बेसेंट कब किया था? एनी बेसेंट ने 1917 में जो है कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 1855 से लेकर के 56 से किया था। अब क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वो जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उससे पहले हुआ था। स्टेटमेंट सही है गलत है, ऐसे कुछ आ सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सिपाही विद्रोह से पहले संथाल विद्रोह हुआ था, 1855 से 56 के बीच हुआ था। अब इसके थोड़ा जानकारी ये है कि 1855-56 में ये राजमहल जो एक एरिया है संथाल परगना में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये भूमिकर अधिकारी के लिए जो उसके पुलिस के द्वारा दमन किया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसका नेतृत्व कौन कौन किए थे? इनका किया था सिद्धू एंड कानू, चांद और भैरव ने किए थे। ये लोग भाई थे, 4 भाई थे। ठीक है, 4 मुर्मू भाई कहा जाता है, इन लोगों ने वहाँ से किया था। फिर उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गैर आदिवासियों को भगाकर अपनी सत्ता स्थापित करना। इस विद्रोह में कम से कम 15,000 संथालों का वध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये तो तब का करंट अफेयर रहा होगा, अभी चेंज हो गया, अभी हेमंत सोरेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। कभी कभी इसका तापमान जो है 7 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पे नेतरहाट का पठार राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। झारखंड के लातेहार जिले का अवस्थित नेतरहाट अपने आवासीय विद्यालय हेतु भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे नेतरहाट स्कूल होता है, यहाँ पे वहाँ भी लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बहुत फेमस है, ये बिरसा मुंडा था। इसमें इवन ये भी पूछा गया, ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी से डायरेक्ट उठा लेती है। और ये जो है बिरसा मुंडा अभी बहुत फेमस है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे इलेक्शन में भी इनको दिखाया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बंगाल में हमारे देश के जो गृह मंत्री थे वो भी बिरसा मुंडा के ये मूर्ति पर मालार्पण किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन पंजाब के अलावा एक और राज्य की राजधानी है? कौन है ये? चंडीगढ़ है। दोनों कॉमन है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के दोनों का कॉमन है, क्योंकि ये हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होकर बन गया था, इसीलिए तब से इसको कॉमन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शीत सागरीय लहर कौन सी है? फ्लोरिडा है या क्यूरेशियो है, गल्फ स्ट्रीम है या क्यूराइल है? ओएशियो जो कहते हैं, इसका आंसर होगा ये कुराइल जो है, ओएशियो जो है वो है शीत धारा है। ठीक है, और ये बाकी जब जो है ये गर्म धारा है। अब ये देख लेते हैं अगला 59 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 60, सिखों को किस अनुच्छेद में किरपान रखने की अनुमति प्रदान की गई है? किरपान आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सिख लोग जो होते हैं वो लोग अपने एक कंधे में एक बेल्ट के साथ एक किरपान, छोटा सा तलवार के जैसा
ये वो रखते हैं, जबकि वो ऐसे कि इंडिया में ऐसे कानून है कि आप वेपन कैरी नहीं कर सकते, आप हथियार कैरी नहीं कर सकते हैं। जबकि ये कृपान उन लोगों को रिलीजियस ऐसे बिलीव्स माना जाता है, अपने धर्म में एक अपना एक रूल माना जाता है, क्योंकि ये 5 केस जो थे, मतलब 5 केस दिए थे वो, कृपान दिए थे, केस दिए थे, कंघा दिए थे, कच्छा दिए थे, उसके बाद ये कड़ा दिए थे एक हाथ में पहनने का। उनमें से जो कृपान जो है वो भी एक रिलीजियस बिलीफ माना जाता है। तो उनमें कौन सा अनुच्छेद में उनको अनुमति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा 25 में दिया गया है। ठीक है, 25 में क्या है? राइट टू रिलीजन है, रिलीजन का, धर्म का स्वतंत्रता है, उसमें सिखों का कृपान रखने की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन है। ठीक है, क्योंकि कपास जो है यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा में होता है। ठीक है, और ये विश्व में सबसे अधिक कपास कौन? चीन। उसके बाद भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में इस वर्ष का सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड किसने प्राप्त किया? ये जो है अब इस वर्ष का था तो उस टाइम का था, अभी चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब वो करंट से था, 2003 का क्वेश्चन था, अभी चेंज हो गया। ये करंट अफेयर सीरीज में हम लोग जितने भी अवार्ड्स हैं इस साल का लेटेस्ट जो है वो हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाए, मतलब क्रोनोलॉजी के में सजाए, पहले से जो बाद में आया उनको सजाए। इसका सबसे पहले देख लेते हैं क्या है? लोहे की खोज, दूसरी बात क्या है? फायान की भारत यात्रा, तीसरा में अलबरूनी की भारत यात्रा, चौथा है पानीपत का युद्ध। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये एकदम सीरियली दिया गया, इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, पहले लोहे की खोज हुई, उसके बाद फायान की भारत यात्रा हुआ, उसके बाद अलबरूनी का भारत यात्रा हुआ, उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? विदेशी बैंक का भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये होगा स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक का सर्वाधिक शाखाएं हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला डाटा अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इसको करंट अफेयर सीरीज में करेंगे, इसलिए जीके टाइप क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप करने में ही ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, सुनामी कैसे उत्पन्न होता है? ये बहुत आसान है, ज्योग्राफी का है। इसका क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट है? समुद्री लहरों से, दूसरा है महासागरीय धाराओं से, तीसरा है ज्वार भाटा से, चौथा इनमें से। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है सुनामी जो है कहाँ पे आया था? ये एक जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। ठीक है, इसका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। ये वस्तुतः लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें जो महासागर भूकंपों से प्रभाव महासागरों से उत्पन्न होती है। ये भूकंप अगर सागर के महासागर के अंदर आए तब से होता है। इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, टाइफून किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? टाइफून कहाँ होता है? ये टाइफून जो होता है ये चीन में होता है। ठीक है, कि टाइफून जो है एक तरह से चक्रवात होता है, जैसे यहाँ इंडिया में साइक्लोन होता है, उसी तरह टाइफून जो होता है ये चीन में होता है। और भी कई सारे आते हैं, जैसे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ आती है? ये मैक्सिको की खाड़ी पे आती है। मैक्सिको कहाँ पे है दोस्तों? मैक्सिको ये साउथ अमेरिका के पास है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं साउथ अमेरिका के पास। उसके बाद ये हरिकेन कहाँ पे आती है? हरिकेन भी एक चक्रवात है, ये कहाँ पे आता है? ये कैरिबियन द्वीप में आता है। ठीक है, ये मैक्सिको तट के पास आता है। टाइफून तो यहाँ पे है, चाइना के बाद है, उसका विली विली है। एक विली विली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। और चक्रवात जो है जिसको साइक्लोन कहते हैं वो भारत में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर होगा मोनालुआन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय है, मतलब इसको एक्टिव कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो। एक होता है डोरमेंट जो अभी अब सक्रिय नहीं है, लेकिन ये एक्टिव है। ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। ये कहाँ पे है? अमेरिका में। ये इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 68, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, जिसको इंग्लिश में हेवी वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, सामान्य तापक्रम पर कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है? कौन सा पदार्थ रहता है? इसका आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, सामान्य तापक्रम में ये ठोस रहता है, आयोडीन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जिंदा पीर किसका नाम है? जिंदा पीर किसका नाम है? ये है औरंगजेब का नाम जिंदा पीर होता है। औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना और नवरोज त्योहार की मांग की खेती करना और गाने बजाने की आदि पर रोक लगा ली थी। वो नमाज व रोजे के नियमित था। वो बहुत सादे वस्त्र पहनता था और शराब का उसने कभी भी सेवन नहीं किया, इसलिए उनको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, संताल आंदोलन का नेता कौन था? ये अगर आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले हमने ऊपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने पूरा इसका डिटेल में दिखा था कौन कौन था। इसका होगा सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू के छोड़ करके और भी था, एक चांद भैरव भी थे, 4 थे, जिसको मुर्मू भाई कहा जाता था। ठीक है, मुर्मू ब्रदर्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, रविंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित समिति का नाम क्या था? रविंद्र कुमार के द्वारा स्थापित इसका मतलब समिति का नाम जो था, ये अनुशीलन समिति था। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये वरिंद्र कुमार घोष होगा। ये वरिंद्र कुमार घोष द्वारा जो स्थापित किया गया था, ये था अनुशीलन समिति था। ये क्रांतिकारी में से एक थे। ये क्रांतिकारियों के अनेक गुप्त संगठन पूरे देश में बनाए थे, जिनमें से एक जो थे ये वरिंद्र कुमार घोष, जिसने अनुशीलन समिति किया था। ये ढाका में इसका मेन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, अकबर द्वारा निर्मित किस महल पर बौद्ध प्रभाव था? किस पे था? इसका होगा, इसका है पंचमहल में। ठीक है, ये फतेहपुर सिकड़ी के पंचमहल स्थित है, वहाँ पे स्थित है पंचमहल। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसी को हवा महल भी कहा जाता है। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई है। जोधाबाई का महल अकबर का निवास स्थान था। ठीक है, और ये दीवाने खास में अकबर खास लोगों से मिलते थे। बुलंद दरवाजे की अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी आपको दे दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74, 14 से 16 फरवरी 2003 में विज्ञान अधिवेशन कहाँ हुआ? ये जो है ये तब का करंट अफेयर था, अभी इसका रिलेवेंट नहीं है। जितना भी है अभी करंट अफेयर अभी पूछेगा। ये 75 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2003 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, किसी राज्य के विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है इसमें देखते हैं। विधानसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संसद का साधारण बहुमत होना चाहिए। तीसरा है राज्यपाल का आदेश। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा 4। राज्यपाल का आदेश नहीं चाहिए इसमें। अब विधानसभा का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये अनुच्छेद 169 के तहत होता है। उसके बाद साधारण बहुमत से संसद में पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का अनुमति चाहिए। इसका आदेश राज्यपाल का आदेश उसमें अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ये जो होता है ये लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, अकबर के समय आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? सर्वप्रथम अंग्रेज कौन सा था? ये होगा रॉल्फ फिच। ये याद रख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्फ फिच जो है ये 1588 में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा तथा फतेहपुर सिकरी दोनों शहर को लंदन से बड़ा व भव्य बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, संविधान में वर्तमान कुल कितने अनुच्छेद हैं? अभी जो है तब उसका अभी चेंज हो गया है दोस्तों। अभी तो तब का अभी ऑप्शन जो होगा वो अभी चेंज हो गया है, तो इसीलिए अभी जो है 395 है। बहुत सारे
जो अनुच्छेद हैं उनको हटा दिया गया है, बहुत सारे लाया गया है, तो टोटल अभी 395 है और ये इसमें अभी चेंज हो गया है और अनुसूची जो है 12 का 12 ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, अमीर कोही विभाग किस सुल्तान ने आरंभ किया था? इसका है मोहम्मद बिन तुगलक। हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा कि सबसे विद्वान जो थे उनमें दिल्ली सल्तनत में वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए थे, लेकिन कुछ फेल साबित हुआ क्योंकि उसका रेगुलेशन सही से नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने अमीर कोही किया गया था। अमीर कोही को कृषि विभाग भी कहा जाता था, ठीक है। उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा सिंचाई का काम भी उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन गलत सुमेलित है? भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, दुधवा बर्ड सेंचुरी उत्तराखंड, गिर उद्यान। ये जो है इसका दुधवा गलत है। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश होगा। बाकी सब जो है ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये झारखंड को अलग अलग नाम से जाना गया है, इसके लिए इसको आप देख लीजिएगा। इसको जो आंसर जो होगा इसका होगा पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक प्रदेश के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, मध्यकालीन भारत में किसे लाख बख्श कहा जाता था? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मतलब चैरिटी काफ़ी ज़्यादा करते थे, दान ज़्यादा देते थे, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, अंडमान निकोबार समूह के कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं? इसमें कुल 570 द्वीप है, ठीक है। ये अंडमान में 570 द्वीप है। ये देखिए 85 नंबर 2003 का करंट अफेयर था, इसको स्किप कर रहे हैं। 86 नंबर भी ये स्किप करेंगे, 2002 का है। आप 87 नंबर देख लेते हैं, लोकसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये टोटल जो है ये 14 सीटें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहा जाता है? ये जो है साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पुष्प का जो है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। और अगला देख लेते हैं, इसी में थोड़ा इंफॉर्मेशन ये है कि एग्रोस्टोलॉजी किसको कहता है? घास के जो अध्ययन होता है, ठीक है। एंड फेनोलॉजी किसको कहता है? प्राकृतिक घटनाओं का चक्रीय एवं मौसमी अध्ययन होता है, ठीक है। पेलिनोलॉजी किसको कहते हैं? अनाज एवं अन्य बीजाणुओं का परागीकरण का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, वायु का तापमान में वृद्धि में उनका जल वाष्प का ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वायु में तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका जो आंसर है क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो तापमान के साथ वो भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सेंगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को सेंगपो कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरुआ जो है ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, वहाँ से अंदर प्रवेश करती है भारत में, इससे पहले उसको सेंगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बास्केट में रखी अंडे प्रति मिनट में दोगुने। ये सब जो है ये हमारे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमारे एप्टीट्यूड उसमें पूछते नहीं है। बैडमिंटन ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये सब जो है। अगला क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन नंबर 95 में, पंजाब का टैगोर किस कवि को कहते हैं? ठीक है, पंजाब का टैगोर किस कवि को कहते हैं? इसका जो होगा ये अमृता प्रीतम को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2003 में ये एक नोबेल मिला था, क्योंकि इनको नोबेल मिला था, एक नोबेल लिखा था इसमें पिंजर कह के, इसलिए तब पूछा गया था, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में जो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। जो डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आयरलैंड से लिए गए। अगर ये पूछ दे आयरलैंड कहाँ से लिया है? आयरलैंड स्पेन से लिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, सरकारीय आयोग किस चीज़ से संबंध है? सरकारीय आयोग जो है ये केंद्र राज्य से संबंध है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा है इस क्वेश्चन को, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। सरकारी या आयोग क्वेश्चन जो है केंद्र राज्य के संबंध में है। अब फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान चेयरमैन कौन है। ये लेकिन हमारे लिए अभी चेंज हो चुका है, इसको करंट अफेयर सीरीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। तो ये एक सेट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये है 2003 का प्रीलिम्स जेपीएससी। इसी तरह आने वाले और भी वीडियोस में हम एक एक साल का, जो कि अभी 2016 तक का जो लेटेस्ट है, उसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और दूसरी बात है इससे इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्वेश्चन कैसा होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ऐसा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।